हेलो दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम रिटेल बैंकिंग टू कॉर्पोरेट सीरीज में रोड मैप 2023 के इस वीडियो सीरीज में मैं आज लेके आया हूँ बेसिक ऑफ एएमएल पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ चैनल पे। अगर आप नए हैं तो प्लीज सुनिए। तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है और ये इलीगल क्यों है। दूसरा, मनी लॉन्ड्रिंग के स्टेजेस क्या क्या होते हैं और तीसरा, मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके क्या क्या हैं। मैं मानता हूँ आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन मैं आज इस वीडियो में इन जेनेरिक आंसर के अलावा भी बहुत क्रिटिकल चीजें आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को आप देखिए। तो सबसे पहली बात है, मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है। हम एएमएल की तरफ नहीं जा रहे, मनी लॉन्ड्रिंग एमएल। तो सबसे पहले क्या है ना, अगर आपके पास कुछ पैसा आया क्रिमिनल एक्टिविटी से तो वो होती है डर्टी मनी। डर्टी मनी को जब आप व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो लॉन्डर किया आता है ना ब्लैक से व्हाइट को, दैट इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। सो द मनी विच इज रिसीव्ड फ्रॉम इलीगल सोर्सेस टू मेक इट लीगल मनी और टू परफॉर्म लीगल एक्टिविटीज फ्रॉम दैट मनी नीड टू बी लॉन्डर्ड, सो दैट इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में यही है। तो जब भी ये पैसा किसी इलीगल एक्टिविटी से जनरेट होता है तो क्या होता है ना, क्रिमिनल एक्टिविटी से आया हुआ है तो ब्लैक मनी है, तो हमें इसे डिस्गाइज करना पड़ता है कैसे भी करके, बैंकिंग चैनल्स में डाल के, ऑनलाइन ट्रांसफर करके, या उसकी जो वैल्यू है वो कम करके, ताकि ये जो थ्रेशोल्ड्स मेंटेन किए गए ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि ब्लैक मनी को पकड़ा जाए वो डिटेक्ट ही ना हो। मतलब जैसे इंडिया में आप 48,000 के बिलो जितना आपको पैसा घुमाना है घुमा, किसी को पता लगने नहीं वाला, कोई आपको पूछने नहीं वाला। वैसे यूएस में अगर आप 4,900 के नीचे डॉलर्स का ट्रांजेक्शन आप करते हो, पैसा घुमाते हो ना, तो ये आपको ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं, क्योंकि वहाँ की थ्रेशोल्ड भी $5,000 है। इसके डिटेल में हम आगे जाएंगे, लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट है। तो जब आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया इलीगल प्रोसीड से, जब उसको लॉन्डर कर रहे हो वो मनी लॉन्ड्रिंग है। तो जब बहुत सारा पैसा क्रिमिनल एक्टिविटी से आया ना, और आपको इस पैसे को और बढ़ाना है और मुनाफा करना है, जैसे नार्कोटिक्स ट्रैफिकिंग करनी है, आपको वेपन्स करने हैं, आपको ऑर्गेनाइज क्राइम करना है, तो मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ही इफेक्टिव चीज है इन सब चीजों में। क्रिमिनल एक्टिविटीज को एनहांस करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग इज द बेस्ट थिंग वन कैन डू। तो यहाँ पे एक चीज आती है काउंटरबैंड स्मगलिंग। काउंटरबैंड का मतलब है इलीगल स्मगलिंग। जो चीज जिस कंट्री में इलीगल नहीं है ना, उसको स्मगलिंग से लेके आया जाता है। काउंटरबैंड मतलब इलीगल स्मगलिंग को काउंटरबैंड स्मगलिंग बोलते हैं। तो अभी हम दूसरे कंसेप्ट पे आते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग इलीगल क्यों है। इससे तो फायदा ही हो रहा है ना, क्योंकि क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन जो पैसा कमा रही है, उससे कंपनी छोड़ रही है या अपनी इलीगल काम कर रही है, उससे कुछ लोगों को तो पैसा इनकम होता है ना। तो ये इलीगल क्यों है। सबसे पहली बात, अगर क्रिमिनल के पास पैसा बढ़ जाता है ना, तो क्राइम बढ़ने लगता है। तो एक लेवल पे ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ने लगता है, जिससे क्या होता है ना, टोटल जो सोशल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये सबसे पहला कारण है। तो इंक्रीज एक्सपोजर टू ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन। दूसरा है, अगर कोई ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है, क्राइम में बहुत सारा पैसा आ रहा है, वो अपनी कंपनियां खोलते हैं और बिजनेस में लगाते हैं। तो वही बिजनेस जब कोई लेजिटिमेट बंदा करता है, कोई लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन करती है, तो मार्जिन का तो डिफरेंस रहता है, क्योंकि क्रिमिनल के पास तो बहुत पैसा है, वो लॉस भी सह लेगा, लेकिन जो जेन्युइन है उसकी तो मार्जिन लिमिटेड है ना, तो यहाँ पे उसके बिजनेस को बहुत लॉस हो जाता है। तो अंडरमाइनिंग द लेजिटिमेसी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। उसके बाद कंट्रोल, लॉस ऑफ कंट्रोल डिसीजन रिगार्डिंग इकोनॉमिक पॉलिसी। इसका मतलब ये है कि जब बहुत सारा पैसा क्रिमिनल एक्टिविटीज से आता है, तो जो गवर्निंग बॉडी होती है उसको डिसीजन लेने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि पैसा तो भाई इलीगल तरीके से आया हुआ है, अब क्रिमिनल को तो ना नहीं बोल सकते। उसी हिसाब से डिसीजन लेने में भी बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। एक दूसरा चीज होता है डैम्पिंग इफेक्ट ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। जो भी एफडीआई इंडिया में आती है ना, वो वहीं पे इन्वेस्ट करती है जिनकी रेटिंग अच्छी होती है। क्रिसिल रेटिंग बोल लीजिए, आइक्रा रेटिंग बोल लीजिए, जैसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, तो उसमें एफडीआई इन्वेस्ट हुई तो पैसा रिटर्न हो गया। सपोज ऐसे किसी कंपनी में एफडीआई का पैसा आया और एफडीआई भी लगाया किसने, इंडिविजुअल पर्सन ने जो बाहर बैठा हुआ है, तो ये जो पैसा आया ना, ये अच्छा माना नहीं जाता है कि जिस कंपनी की क्रिसिल रेटिंग ही नहीं है, अच्छी रेटिंग ही नहीं है, उसमें एफडीआई इन्वेस्टमेंट कैसे हो रहा है। हो तो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इट इज अलाउड एज पर गवर्नमेंट नॉर्म, कुछ 41% तक हो सकता है। तो इसको ना एक नेगेटिव तरीके से देखा जाता है कि विदाउट क्रिसिल रेटिंग इन्वेस्टमेंट इज बीइंग डन बाय एफडीआई, तो इसको डैम्पिंग इफेक्ट बोलते हैं। उस कंट्री को ना एफडीआई के लिए सुटेबल नहीं माना जाता। एक कंट्री है हमारे ही एक नेबरिंग कंट्री है जिसका नाम सी से शुरू होता है,
तो चाइना ने ना वहाँ पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की, तो उन्होंने बोला कि दूसरी कंपनियां भी ऐसे इन्वेस्ट करो, लेकिन जब चाइना को ही लॉस होने लगा ना, दूसरी कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं किया। ठीक है, तो ये चीज देखा जाता है कि अगर एक एफडीआई वाले को लॉस हो रहा है, दूसरी कंपनियां पैसे क्यों लगाए। फिर अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है ना, तो गवर्नमेंट का इफेक्ट इकोनॉमी पे कम हो जाता है, तो इसकी वजह से भी ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को प्रॉब्लम होती है। तो ये भी एक क्रिटिकल रीजन है मनी लॉन्ड्रिंग को इलीगल बोलने का। इसके अलावा भी रिस्क ऑफ इंटरनेशनल सैंक्शंस रहता है, ऑपरेशन रिस्क रहता है, बिकॉज अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली ऑडिट और जो कंप्लायंस है इसका इफेक्ट ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो इसलिए ऑपरेशन रिस्क भी रहता है। कंसंट्रेशन रिस्क, कंसंट्रेशन रिस्क कंसंट्रेशन रिस्क जो है ना, ये इंटरव्यू हमने पूछा था, व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन रिस्क। तो अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा लोन किसी को दे देती है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अपना जो जीएल होता है, जो अपनी जो डिपॉजिट होती है, वो डिक्रीज हो जाती है। जैसे नीरव मोदी केस में पंजाब नेशनल बैंक को बहुत ह्यूज लॉस हुआ, पैसा तो गया, उनके अपने डिपॉजिट भी बहुत डिम हो गए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को उन्हें बेल आउट पैकेज देना पड़ा ताकि दूसरे डिपॉजिट का पैसा ना डूबे। तो ये जो चीज है ना, मनी लॉन्ड्रिंग इलीगल, ये सबको पता है क्यों है, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन का आंसर इंटरव्यू को देते हो ना, तो आपको ये सब चीजें यूज करनी है, टर्म्स यूज करना है। इंक्रीज एक्सपोजर टू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, अंडरमाइनिंग लेजिटिमेट प्राइवेट सेक्टर, डैम्पिंग इफेक्ट, ठीक है, लॉस ऑफ कंट्रोल इन डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग इकोनॉमिक पॉलिसी, रिस्क ऑफ सैंक्शंस, ऑपरेशनल रिस्क। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के रिस्क तो सबको पता है, लेकिन आपको ना ये टेक्निकल टर्म्स, आपको इंग्लिश के जो शब्द है यूज करने हैं जब इंटरव्यू से बात कर रहे हो, इसलिए मैंने ये स्लाइड बनाई। ठीक है, तो अभी हम दूसरी चीजों पे आता है, मनी लॉन्ड्रिंग की स्टेजेस क्या है। इसके बारे में मैं आपको ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाला, इसके बारे में आपको सबको पता है। 3 स्टेजेस होती है, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। तो मैं आपको बड़े सिंपल शब्द में बताता हूँ, जो पैसा सबसे पहले मार्केट में आता है ना, वो प्लेसमेंट में आता है। ठीक है, तो प्लेसमेंट में आ कैसे सकता है। अभी प्लेसमेंट में एक ही चीज है, प्लेसमेंट में पैसा ना बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों तरह से आ सकता है। डोमेस्टिक में कैसे आएगा, बैंक से आ सकता है। इंटरनेशनल में कैसे आएगा, फॉरेन एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज से आ सकता है। ठीक है, दूसरी बात आती है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, सोर्स को अवॉइड किया जाता है, सोर्स जैसे गायब हो गया, तो जो एक्चुअल पैसा डिपॉजिट हुआ कैश से, फिर उसको ट्रांसफर कर दिया किसी दूसरे बैंक में, वहां से उसका डीडी बना दिया, डीडी एनकैश कर दिया, फिर एटीएम से निकाल दिया, तो उसका एक्चुअल को डिटेक्ट करने में दिक्कत हो जाती है। गिवन एन एग्जांपल, अगर आपने देखा होगा किसी बिल्डर का अकाउंट आपके पास है ना, तो उसने अपने एक कंपनी का एक अकाउंट नहीं 10 से 12 अकाउंट खोले होंगे, और रोज वो पैसा वहां से घुमाता होगा, हर बिल्डर ये करता है। तो हम लेयरिंग जैसे अगर हम एएमएल के इंटरव्यू में, हम बिल्डर का एग्जांपल नहीं देंगे, हम एएमएल के इंटरव्यू में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, इसका एग्जांपल दे सकते हैं। वन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू वन अनदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसका दे सकते हैं। प्रीपेड कार्ड्स का एग्जांपल दे सकते हैं। लास्ट में हम आते हैं इंटीग्रेशन के ऊपर। इंटीग्रेशन मतलब क्या, पैसा अभी घूम गया, पैसा अभी किसका नहीं पता चल रहा, अभी इसको वापस व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना है, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, लग्जरी एसेट खरीद के, मतलब समझ लो जो व्हाइट होगी, तो बैंक में पैसा पड़ा है, उससे हमने एक महंगी गाड़ी खरीद ली, और महंगी गाड़ी को हमने और फिर से किसको बेच दिया, और ये पैसा बेचा ना, उसको हमने बोला कि बैंक में ट्रांसफर कर, तो ये पूरी की पूरी व्हाइट मनी है। तो इसी हिसाब से इंटीग्रेशन किया जाता है। इंटीग्रेशन के एग्जांपल भी मैंने दिए हुए, आर्ट वर्क खरीद लो, ज्वेलरी खरीद लो, महंगी गाड़ी खरीद लो, ठीक है, या बिजनेस एंटरप्राइज में लगा दो। तो ये हो गया आपकी 3 स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अब यहाँ पे आपकी जो इंटरव्यू क्वेश्चन आती है, तो एग्जांपल तो प्लेसमेंट एक्टिविटी का, तो वहाँ पे ना आपको ये नहीं बोलना है कि बंदा आया कैश डिपॉजिट करने के लिए, ये नहीं बोलना है, आपको ये एग्जांपल देनी है। ब्लेंडिंग ऑफ फंड्स, फॉरेन एक्सचेंज, ब्रेकअप ऑफ अमाउंट, करेंसी स्मगलिंग, लोन, ऐसे एग्जांपल देने हैं आपको। लेयरिंग में भी आपको ये बिल्डर वाला एग्जांपल नहीं देना है, ऐसे नहीं, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, वन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू अनदर, मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स, रीसेलिंग ऑफ हाई वैल्यू गुड्स। वैसे ही इंटीग्रेशन में ही परचेजिंग ऑफ लग्जरी एसेट लाइक प्रॉपर्टी, आर्टवर्क, ऐसे एग्जांपल आपको देने हैं। फिर हम आते हैं कुछ चीज़ों पे जो टर्म्स एएमएल में आती है, जैसे फिनसेन, फाइनेंशियल क्राइम एनफोर्समेंट नेटवर्क, ये यूएसए की एक फेडरल रिजर्व एक वो है, रेगुलेटरी बॉडी है। एफआईयू, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ये यूएसए की एक और रेगुलेटरी बॉडी है। एफसीए, फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, ये यूके की रेगुलेटरी बॉडी है। अब एक चीज आपको इंटरव्यू में पूछा जाता होगा कि कंपनी में
होल एंड सोल एएमएल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका आंसर है सीनियर मैनेजर। अब बहुत आप लोग बोलोगे सीनियर मैनेजर नहीं एक कोई कॉम्प्लेक्स का बंदा होना चाहिए। जी हाँ, सीनियर मैनेजर मतलब एक बंदे को, एमएलआरओ को, मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर को सीनियर मैनेजर का ग्रेड दिया जाता है, जो होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल होता है मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करने के लिए। ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, ही इज देयर टू चेक इट एंड रिपोर्ट इट। ठीक है, तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन आता है। ठीक है, अभी हम जाते हैं हाउ दिस एएमएल वर्क्स। तो एएमएल गाइडलाइंस जो आपके बैंक के हैं, उसके साथ साथ बैंक सीक्रेसी एक्ट जो है यूएस का, इसको मिला के ना आप एक बंदे को ऑनबोर्ड करते हो। ऑनबोर्ड करने के बाद उसका अकाउंट खुल गया, अकाउंट खुलने के बाद उस पर ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग की जाती है। जो भी अकाउंट खुला हो, छोटा से बड़ा अकाउंट कुछ भी खुला, उसमें ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग हुई और ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग में जो भी निकला उसका सार फाइल हो जाता है। सार का मतलब है सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट। सो इन शॉर्ट एएमएल का ये छोटा सा एक साइकिल है। एएमएल गाइडलाइंस प्लस बीएसए अकाउंट खुल गया, ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग हुई, सार फाइल हो गया। तो यही है बेसिक स्ट्रक्चर। अभी हम आते हैं मनी लॉन्ड्रिंग कर कैसे सकते हैं। अगर आपको मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है ना, तो मनी लॉन्ड्रिंग को करना कैसे पहले ये सीखना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल लेवल पे ना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड, जब आप एएमएल केवाईसी का इंटरव्यू दे रहे हो ना, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई भूल जाओ, थोड़ा एडवांस पे आना पड़ता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड, कुछ पोर्टल्स है जिससे हम इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका नाम है फेडवायर, फेडरल रिजर्व वायर नेटवर्क, स्विफ्ट इंटरएक्टिव वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, एंड चिप्स क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम, जिससे पैसा बहुत ज्यादा एक दूसरे में पैसा इधर उधर होता रहता है। तो इससे ये चीज है ना, ये लेयरिंग में काम करती है पैसे का सोर्स डिसाइड करने के लिए। तो इससे एक बहुत अच्छी तरीका है। दूसरा है क्रेडिट कार्ड चुरा लो किसी का, उससे कुछ चीजें खरीद लो, उस चीजें को किसको बेच दो और उसको बोलो उसका वैल्यू बैंक में ट्रांसफर करने के लिए। उसके साथ साथ जैसे हम इंडिया में बिल पेमेंट करते हैं ना डेबिट कार्ड से, यूएस में क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट होता है। तो अगर समझ लो आपका कोई आउटस्टैंडिंग बिल है, आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो। तो इससे क्रेडिट कार्ड का बहुत अच्छा यूज होता है और ये मनी लॉन्ड्रिंग में भी हेल्प होता है। तीसरा है रिमोट डिपॉजिट कैप्चर। जैसे इंडिया में अभी चेक का स्कैनिंग सिस्टम भी आई है मोबाइल पे, ये कुछ बैंकों में लागू हुआ है, आरबीआई ने लागू कर दिया है, लेकिन लोग ये रैम्पेंट यूज नहीं करते। आज भी बैंक में डालना ही सेफ समझते हैं। एक्चुअली बैंक में डालना सेफ है, लेकिन यूएस में ना सब लोग स्कैन ही करते हैं। इसको रिमोट डिपॉजिट कैप्चर फैसिलिटी बोलते हैं। तो इससे क्या हो सकता है ना, अगर समझ लो आपके पास किसी का चेक लग गया, आपने उसको थोड़ा मॉडिफाई करके स्कैन कर दिया, तो आपके अकाउंट पैसा आ गया, फिर आपके अकाउंट से आपने वापस एक चेक इश्यू किया और एक किसने स्कैन किया और फिर डाला, फिर से उस पर वहीं से स्कैन किया और एक चेक इश्यू करके ऐसा करके पैसा इधर उधर कर दिया। तो ये भी लेयरिंग का ही एक पार्ट है। तो इसमें ना बड़ी रिस्क होती है, बिकॉज अब तक इस चीज में ना इतनी कॉम्प्लायंस नहीं आ पाई है, इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं आ पाई, क्योंकि डिजिटल मीडिया मोबाइल पे होता है और कैमरे की भी अपनी लेवल पर सेंसिटिविटी होती है। तो आरटीसी इज अ वेरी गुड वे ऑफ डूइंग मनी लॉन्ड्रिंग। उसके साथ साथ वही मैंने बताया जैसे स्कैनर का इशू है। तो ये जो कुछ चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ऑफ ट्रांसफर, स्टोलन क्रेडिट कार्ड एंड रिमोट डिपॉजिट कैप्चर, ये जो तीनों टर्म्स है ना, मैं तो इससे पहले आपको इतना पता नहीं होगा इन चीजों के बारे में। तो ये तीन चीजें जब आप मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में किसी को बोल रहे हो ना इंटरव्यू को, ये तीन चीजें आपको बता रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग कर कैसे सकते हैं। तो इन तीन चीजों में अगर हमने डिटेक्शन बैठाया, रेगुलेटरी स्ट्रिक्ट की, तो मनी लॉन्ड्रिंग को अवॉइड किया जा सकता है। तो एक और चीज जो होती है मनी लॉन्ड्रिंग की, दैट इज कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग। मैं सीधे शब्द में आपको ये समझाऊं ना, समझ लो बंधन बैंक नया आया था ना, तो उनकी ना सीआरआर लिमिट बहुत कम थी। तो वो लोग उनका जो एक्सेस कैश होता था एक बड़ी बैंक में डिपॉजिट करते थे। जैसे मैंने आपको दिखाया, बंधन का जो एक्सेस कैश है उसने एक्सिस बैंक में डिपॉजिट कराया, बंधन ने अपना ही एक अकाउंट एक्सिस बैंक में खोला, और एक्सिस बैंक भी जो बैंक है उसकी जो एक्सेस कैश हुई ना, उसने सिटी बैंक में डिपॉजिट किया, क्योंकि वो रेमिट नहीं कर सकता था। तो ये क्या हुआ, अभी समझ लो कल बंधन बैंक के कस्टमर को ना 50 लाख की आरटीजीएस करनी है, लेकिन बंधन बैंक के पास बैलेंस है नहीं। तो बंधन बैंक का जो अकाउंट है एक्सिस बैंक में ना, उसमें 50 लाख पड़े हुए हैं। तो बंधन बैंक अपने हिसाब से चेक इश्यू करता है एक्सिस को कि भाई आप ना 50 लाख उसको भेज दो, किसी को भेज दो। तो एक्सिस बैंक पूछता है किसके ऑथराइजेशन से, ना मेरे ऑथराइजेशन से, मेरा एक क्लाइंट है। एक्सिस बैंक होता है क्लाइंट कौन है, आपके लिए क्लाइंट मैं ही हूँ, बंधन बैंक ही क्लाइंट है मेरे आपके लिए, और आप भेजो। तो अभी जो क्लाइंट है ना उसकी डिटेल्स बंधन बैंक के पास है, एक्सिस बैंक के लिए क्लाइंट है बंधन बैंक। तो इट इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप। एक्सिस बैंक को नहीं पता है एक्चुअल बंदा कौन है, ठीक है, तो इसको कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग बोली जाती है। सिमिलरली कल एक समझ लो बाहर $20,000 भेजने हैं, एक्सिस बैंक के पास उतने है नहीं, तो उसने सिटी को बोला
कि आप एक काम करो, आपके पास जो मेरा अकाउंट है ना उससे आप $20,000 इसको भेज दो, लेकिन एक्चुअल ट्रांजेक्शन कौन कर रहा है? बंधन बैंक का वो कस्टमर। तो ना एक्सिस को पता है कौन है एक्चुअल कस्टमर, सिटी को भी नहीं पता, सिटी के लिए कस्टमर है एक्सिस, एक्सिस के लिए कस्टमर है बंधन। तो यहाँ पे एक्चुअल कस्टमर की ना आइडेंटिटी हाइड हो जाती है, इसी को बोलते हैं कोरेस्पोंडेंट बैंकिंग। इंग्लिश में लिखा हुआ है कोरेस्पोंडेंट बैंकिंग इज द प्रोविजन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज बाय वन बैंक टू द अनदर बैंक। द मेन बैंक इज कॉल्ड कोरेस्पोंडेंट, अदर बैंक इज कॉल्ड रेस्पोंडेंट बैंक। ठीक है, तो यूएस में ना ये सिस्टम चलता है क्योंकि यूएस में ना बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है, तो ये बड़े बैंक के साथ टाई अप करके अपने क्लाइंट को हाइड करती है। इसको प्राइवेट बैंकिंग में बोला जाता है एक अलग तरीके से, ये प्राइवेट बैंकिंग नहीं है बट एक टाइप ऑफ प्राइवेट बैंकिंग। एक्चुअल कस्टमर के बारे में किसी को नहीं पता होता, बैंक के नाम से ही सब कुछ चल रहा होता है। इट इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो आज के इस वीडियो में इतना ही मैं बताने वाला हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में प्राइवेट बैंकिंग के बारे में बताऊंगा, कंसंट्रेशन अकाउंट के बारे में बताऊंगा, पेबल थ्रू अकाउंट्स के बारे में बताऊंगा एंड पीईपी के बारे में बताऊंगा। तो आज इस वीडियो में हमने कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी देखे, जैसे कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग क्या होती है, मनी लॉन्ड्रिंग के मेथड्स क्या होते हैं, आरटीसी क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या होता है, एनईएफटी आरटीसी भूल जाओ आप, अभी चेक फेड कोई बोल रहा है, फिर एफआईयू क्या होता है, फिनसेन क्या होता है, एफसीए क्या होता है, एमएलआरओ क्या होता है, मेन बंदा कौन है एएमएल का, दैट इज एमएलआरओ। ठीक है, तो स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में इंटीग्रेशन का एग्जांपल क्या होना चाहिए, लेयरिंग का एग्जांपल क्या होना चाहिए, प्लेसमेंट का एग्जांपल क्या होना चाहिए। साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग इलीगल क्यों है, बिकॉज ये क्वेश्चन पूछा था, व्हाई मनी लॉन्ड्रिंग नीड टू बी अवॉइडेड, मेरे को तो पूछा गया था। एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि अभी तक ना हम लोग केवाईसी के ऊपर नहीं आए, तो ये चीज आप जान लो, एएमएल और केवाईसी दोनों अलग अलग चीजें हैं, ऑल्दो दे आर इंटरलिंक्ड, बट पहले हम एएमएल बेसिक्स पे जाते हैं, फिर हम केवाईसी बेसिक पे जाके उसको क्लियर करेंगे। एएमएल इज अ वेरी बिग अम्ब्रेला वेयर केवाईसी इज अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो में आपको कुछ लगा कि कुछ ज्यादा ऊपर नीचे है, प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आपको कुछ फीडबैक देना है वो दे दीजिए। साथ ही साथ आप जो डोमेन को बिलोंग करते हैं, आप जीपी है, आरएम है, सीनियर ऑथराइजर है, डीबीएम है, प्लीज अपना नाम और डेजिग्नेशन कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। एक और चीज है, मेरे को एक क्वेश्चन एक बंदे ने पूछा कि ये जो एएमएल केवाईसी का है, ये क्या बीपीओ जॉब है, केपीओ जॉब है या व्हाइट कलर जॉब है? मेरे को नहीं पता व्हाइट कलर जॉब क्या होती है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, बीपीओ की जो जॉब होती है ना वो भी दो टाइप की होती है, वॉइस एक नॉन वॉइस। तो ये जो एएमएल केवाईसी की जो जॉब है ना, ये नॉन वॉइस जॉब है, इट इज नॉट ए बीपीओ जॉब, बिकॉज बीपीओ में आपको लीड जनरेट करने पड़ते हैं, यहाँ पे आप सर्विस दे रहे हो, आप बैकएंड का काम कर रहे हो एक यूएस, यूके या यूरोप के बैंक का, सो इट इज अ बैकएंड वर्क, इट इज नॉट ए बीपीओ वर्क। एंड बीपीओ के बंदे भी ना महीने का आराम से 50-60 छापते हैं, उनकी सैलरी कम नहीं होती, वो हम लोग तो सोचते हैं कि उनकी सैलरी कम होती है, उनको कंपनी से मेडिकल पर्स, नाइट अलाउंस, फूडिंग सब कुछ मिलता है, उनकी सैलरी भी एक तगड़ी होती है। तो बीपीओ को आप ना वैसा मत समझिए, बीपीओ केपीओ जॉब्स आर गुड, बट दिस एएमएल केवाईसी जॉब इज ए सर्विस बेस्ड जॉब। ठीक है, तो थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट अगर आपको सही लगा वीडियो तो, और कमेंट बॉक्स पे कुछ भी आपका फीडबैक है डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।